नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। मोदी सरकार असम समेत पूरे देश को करेगी घुसपैठियों से मुक्त। अमित शाह ने कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। कहा, डबल इंजन की सरकार में असम में लगे लाखों करोड़ों के उद्योग। नए साल से 100% भारतीय निर्यात पर ऑस्ट्रेलिया में लगेगी जीरो ड्यूटी। एमएसएमई, किसान और मजदूरों के लिए खुलेंगे नए अवसर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौता मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप। विकसित भारत जी राम जी योजना पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को लगाई लताड़। कहा, यूपीए के दौरान मनरेगा योजना थी भ्रष्टाचार की पर्याय। जी राम जी योजना से गांव को लेकर बापू के सपने होंगे पूरे। रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी की बैठक में सेना के आधुनिकीकरण के लिए 79,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मिली मंजूरी। डीएसी के फैसले से रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मिलेगा बल। देश के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर 2 साल के उच्च स्तर पर। नवंबर में औद्योगिक उत्पादन 6.7% बढ़ा। खनन और विनिर्माण क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि 100% भारतीय निर्यात पर 1 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया में जीरो ड्यूटी लगेगी और इससे अधिक श्रम उपयोग वाले उद्योगों को फायदा होगा। साथ ही कई उद्योगों के लिए नए अवसर खुलेंगे। गोयल ने बताया कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट CECA के लिए कई देशों के साथ भारत बातचीत कर रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते से इंडो पैसिफिक में देश की आर्थिक भागीदारी बढ़ रही है और ये मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की 3री सालगिरह पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम एक ऐसी साझेदारी का जश्न मना रहे हैं जिसने इरादों को अवसर में बदला है। गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, साथ मिलकर भारत और ऑस्ट्रेलिया साझा समृद्धि और भरोसेमंद व्यापार का भविष्य बना रहे हैं। गोयल के अनुसार पिछले 3 सालों में इस समझौते से लगातार एक्सपोर्ट ग्रोथ, बेहतर मार्केट एक्सेस और मजबूत सप्लाई चेन मिली है, जिससे भारतीय निर्यातकों, एमएसएमई, किसानों और मजदूरों सभी को फायदा हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात 8% बढ़ा, जिससे भारत का व्यापार संतुलन बेहतर हुआ। मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा, कृषि निर्यात में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें फल और सब्जियों, समुद्री उत्पादों, मसालों में अच्छी वृद्धि हुई और कॉफी के निर्यात में बड़ी बढ़त दर्ज की गई। अप्रैल-नवंबर 2025 में रत्न और आभूषण का निर्यात 16% बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने तीनों सेनाओं के लिए करीब 79,000 करोड़ रुपए के विभिन्न रक्षा प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। परिषद ने इन प्रस्तावों के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON मंजूर की। भारतीय सेना के लिए लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम, लो लेवल लाइट वेट रडार, पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट और इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एवं इंटरडिक्शन सिस्टम MK2 की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए बोलार्ड पुल टक्स, हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो HFSDR, मैनपैक और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम RPAS की खरीद को AON दी गई। ये उपकरण जहाज़ों की गतिशीलता, सुरक्षित संचार और समुद्री क्षेत्र में निगरानी क्षमता बढ़ाएंगे। वायुसेना के लिए ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम, अस्त्र MK2 मिसाइल, फुल मिशन सिम्युलेटर
और स्पाइस 1000 लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट्स को मंजूरी मिली। इससे एयर सेफ्टी, लंबी दूरी की मारक क्षमता और प्रशिक्षण क्षमता में बढ़ोतरी होगी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी की बैठक में तीनों सेनाओं के प्रस्तावों के लिए लगभग 79,000 करोड़ रुपए की एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एओएन को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, आज हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में तीनों सेनाओं के अलग अलग प्रस्तावों के लिए लगभग 79,000 करोड़ रुपए की एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को मंजूरी दी गई। पीएम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा मंत्रालय भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है। आज लिए गए फैसलों से सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने शिक्षा और तकनीकी विकास को लेकर देश के भविष्य की दिशा पर अहम संदेश दिया। उन्होंने कहा, आज शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं और ये बदलाव भारत को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। जितनी तेज गति से तकनीकी बदलाव हो रही है, उस गति से शायद ही पहले की किसी कालखंड में हुई थी। इन बदलावों से जहां एक और नए नए अवसर उपलब्धि हो रहा है, वही दूसरी ओर नई चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही है। तकनीकी विकास से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, संचार और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। राष्ट्रपति ने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए शिक्षा की अहम भूमिका है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के जरिए ही आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का निर्माण संभव है। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि झारखंड समेत देश के सभी राज्य इस राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना तथा युवाओं को स्किल्ड वर्कफोर्स के रूप में विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने आदित्यपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर आम जनता से मुलाकात की। समारोह के बाद लौटते समय सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित आकाशवाणी चौक पर उन्होंने प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना अपना काफिला रुकवाया और लोगों के बीच पहुंची। घंटों से बैरिकेडिंग के पीछे खड़े स्थानीय लोगों में राष्ट्रपति को सामने देखकर उत्साह चरम पर पहुंच गया और पूरा क्षेत्र भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। राष्ट्रपति ने हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया और आत्मीयता से लोगों का हालचाल जाना। इसके बाद उन्होंने खरकई पुल की ओर खड़े लोगों का भी अभिवादन किया। राष्ट्रपति के इस कदम से आम जनता के लिए ये पल बेहद खास और यादगार बन गया। उनकी सादगी, अपनापन और जनता के प्रति लगाव ने आदित्यपुर और जमशेदपुर के लोगों के लिए इस दिन को ऐतिहासिक बना दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के नौगांव में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली बटद्रवा थान का उद्घाटन किया। इस परियोजना को 227 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित किया गया है। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा शासन में असम विकास का स्वर्णकाल बनने वाला है। उन्होंने कहा कि असम आज पूरे उत्तर पूर्व भारत का ग्रोथ इंजन बनकर आगे बढ़ रहा है। ये परिवर्तन केंद्र में पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और राज्य में पहले 5 वर्षों तक भाजपा के कार्यकाल में संभव हुआ है। 70 साल की उपेक्षा आसाम की जनता कभी भी भूलने वाली नहीं। ये पूरे उत्तर पूर्व को और विशेषकर असम के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस 11 साल में हर प्रकार के विकास के काम हुए और असम में भी पहले 5 साल श्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में
और अब 5 साल हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में ये 10 साल असम के विकास के लिए सुवर्ण काल बनने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 1983 में आईएमडीटी एक्ट लाकर घुसपैठियों को बसाने का रास्ता खोल दिया था। गृह मंत्री ने महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी की पवित्र भूमि से न केवल असम बल्कि पूरे भारत से घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालने का संकल्प लिया। ये अभियान पूरे असम के अंदर चला है। 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। कांग्रेस पार्टी सालों तक इनको आगे बढ़ाते रही। बात तो असम की संस्कृति की, परंतु 1983 में आईएमडीटी एक्ट लाकर उन्होंने घुसपैठिए को यहां बसने का कानूनी रास्ता बनाया। मैं आज श्री शंकरदेव जी की भूमि पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल असम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2025 में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करते हुए 2026 के लिए एक भविष्योन्मुखी नेटवर्क की मजबूत नींव रख दी है। नवाचार, स्वदेशीकरण, ट्रैक नवीनीकरण और पुनर्विकसित स्टेशनों पर हवाई अड्डों जैसी सुविधाओं ने रेल यात्रा को नया रूप दिया है। ट्रैकिंग सिस्टम से ट्रेनें अब पहले से तेज, सुरक्षित और आरामदायक हो गई हैं। कवच प्रणाली, सुरक्षा में AI का उपयोग और सतर्क लोको पायलटों की बदौलत गंभीर रेल दुर्घटनाओं में ऐतिहासिक कमी दर्ज की गई है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही परिचालन में आएगी, जबकि नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों से यात्रियों की सुविधा बढ़ी है। 2025 में 13 नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू की गई। भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे ने 43,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाईं। कश्मीर और मिजोरम तक सभी मौसमों में रेल सेवाएं, नया पम्बन पुल, 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 42 परियोजनाएं और माल ढुलाई में रिकॉर्ड वृद्धि, इन सब के साथ भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मालवाहक बन चुका है। स्वदेशी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और हाई स्पीड कॉरिडोर में तकनीक के उपयोग से आत्मनिर्भर भारत की रफ्तार और तेज हो रही है। भारत फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के लोकतंत्रीकरण और इसके वैश्विक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह समिट 15 से 20 फरवरी 2026 के बीच आयोजित होगी और इसका उद्देश्य AI को सार्वजनिक हित के लिए सुलभ और लाभकारी बनाना है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैती के सचिव S कृष्णन ने एक प्रेस वार्ता में इस समिट की जानकारी साझा करते हुए बताया कि ये समिट लोग, धरती और विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगी। इसके माध्यम से ग्लोबल साउथ के देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक एजेंडे को आकार देने का एक ऐतिहासिक अवसर मिलेगा। कृष्णन ने कहा कि पहले शिखर सम्मेलन में भारत सहित लगभग 27 देशों ने भाग लिया था, लेकिन आगामी समिट में हम इस संख्या से बेहतर भागीदारी की उम्मीद कर रहे हैं। The next AI summit, and that is to be held in the week from 15th to 20th of February 2026. And as we have emphasized a number of times, it is the summit has been called the AI Impact Summit,
Also, the scale of many of these summits has grown considerably. In the initial summit, we had about 27 countries which participated, including India. By the time we came to France, it was about 100 plus countries participating in various forms. And that number we expect to better this year in terms of better in the next summit in February 26. एस कृष्णन ने बताया कि समिट में सरकार, कंपनियां, वैज्ञानिक और समाज से जुड़े लोग एक साथ आएंगे ताकि एआई का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई और सामूहिक विकास के लिए किया जा सके। साथ ही ये सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जाएगा कि दुनिया भर के सभी देशों को एआई के विभिन्न पहलुओं तक समान रूप से पहुंच प्राप्त हो। The basic idea and the reason why we have called it the AI Impact Summit and what we are attempting to do here is broadly making sure that AI gets democratized and the AI divide gets bridged. This is a key concern which has been there for many people in the international community, that AI could potentially get concentrated in a few geographies and concentrated with a few companies. And the concern is that it needs to be made available more broadly as a horizontal technology to actually support development of humankind as a whole. अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पिछले फैसले पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश पर फिलहाल अमल नहीं होगा। सीजेआई की बेंच ने नई समिति गठित करने का आदेश दिया है। सीजेआई ने कहा कि हमें लगता है कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और कोर्ट के फैसले को गलत समझा जा रहा है, इसलिए कुछ स्पष्टीकरण की ज़रूरत है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट या इस पर कोर्ट के निर्देश को लागू करने से पहले विशेषज्ञों की राय पर विचार किया जाना चाहिए। अरावली पर्वतमाला में खनन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज पिछले फैसले पर रोक लगा दी है। इस पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्देशों का स्वागत करता हूं जिनमें अरावली पर्वतमाला से संबंधित उसके आदेश पर रोक लगाई गई है और मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक नई समिति का गठन किया गया है। हम अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और जीर्णोद्धार में MOEFCC यानी कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से मांगी गई हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार नए खनन पट्टों या पुराने खनन पट्टों के नवीनीकरण के संबंध में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर सब डिवीजन के अंतर्गत शिराकोल में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने रोल ऑब्जर्वर एस मुरुगन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस समर्थक BLA का आरोप है कि उन्हें केंद्र के अंदर जाने से रोका जा रहा है। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों यानी BLA 2 को सुनवाई केंद्र में मौजूद रहने की अनुमति नहीं दी है। हालांकि जानकारी के मुताबिक BLA के साथ हुई हालिया बैठक में डायमंड हार्बर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने निर्देश दिया था कि BLA भी सुनवाई केंद्र में मौजूद रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक निर्वाचन आयोग लिखित आदेश न दे तब तक किसी भी आपत्ति को स्वीकार न किया जाए। उत्तर प्रदेश में अवैध नशे के खिलाफ योगी सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए कोडीन युक्त कफ सिरप की पैरेलल सप्लाई चेन को ध्वस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी FSDA ने प्रदेशव्यापी सघन अभियान चलाया। पिछले 3 महीनों में 52 जिलों में 332 से अधिक थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच में 36 जनपदों में अवैध डाइवर्जन का खुलासा हुआ और 161 फर्मों के खिलाफ NDPS और BNS की धाराओं में FIR दर्ज की गई। 700 करोड़ रुपए से अधिक की संदिग्ध आपूर्ति जांच के दायरे में है। पुलिस और STF ने अब तक 79 मुकदमे दर्ज कर 85 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 मामलों में NDPS के तहत कार्रवाई को सही ठहराया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्ती की तैयारी है और लाइसेंसिंग प्रणाली को और सख्त करने का प्रस्ताव भेजा गया है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 8% की मजबूती के सहारे नवंबर 2025 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में साल दर साल 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे देश में औद्योगिक गतिविधियों में लगातार सुधार के संकेत मिलते हैं। IIP की वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान बेसिक मेटल्स, फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स, दवा उद्योग और मोटर वाहन निर्माण से मिला, जहां उत्पादन तेज गति से बढ़ा है। इसी अवधि में खनन क्षेत्र में भी 5.4% की वृद्धि दर्ज की गई। मानसून सीजन के समाप्त होने और लौह अयस्क जैसे धातु खनिजों के उत्पादन में तेज बढ़ोतरी से खनन गतिविधियों में तेजी लौटी है। विशेषज्ञों का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग और खनन दोनों में सुधार से औद्योगिक वृद्धि को गति मिली है और आने वाले महीनों में भी उत्पादन रफ्तार बनाए रखने की उम्मीद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर हैं। उन्होंने गुवाहाटी में 5000 लोगों की बैठने की क्षमता वाले ज्योति विष्णु ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि एक समय असम में हर जगह घुसपैठियों ने कब्जा किया हुआ था। 10 साल के अंदर विशेष रूप से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में 5 सालों में 1,29,000 बीघा जमीन को खाली कराया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर असम की संस्कृति को नष्ट करने का भी आरोप लगाया। असम एक बहुत लंबे दुस्वप्न जैसे कालखंड से बाहर आया है। 10 साल पहले के असम की कल्पना करिए। बंद, ब्लॉकेड, बम धमाके, गोलीबारी, न जाने कितने हथियारी संगठन इस असम में चलते थे। सभी जगह घुसपैठियों ने कब्जा जमाया था। ये 10 साल के अंदर और विशेषकर हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में 5 साल में 1,29,000 बीघा जमीन को खाली कराने का काम। असम की संस्कृति की जो बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, संगीत और कला की बात करते हैं, उन्होंने ही घुसपैठिए को यहां पर स्थापित करने के लिए 1983 में कानून लाने का काम किया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सभागार से याद कराना चाहता हूं, क्या घुसपैठियों की इतनी घुसपैठ के बाद असम की भाषा, संस्कृति, कला, संगीत जिंदा रह सकता है क्या? असम की जनता को इतना ही कहना कर जाता हूं, 10 साल से आपने कमल को, मोदी जी को, सर्बानंद को, हेमंत बिस्वा शर्मा को आशीर्वाद दिया है। एक और 5 साल कमल को आशीर्वाद दे दीजिए। आसाम से एक घुसपैठिए को चुन चुन कर खदेड़ दिया जाए। अगर आप नए साल का जश्न मनाने के लिए शांत और खूबसूरत वादियों की तलाश में हैं, तो देवभूमि उत्तराखंड आपके स्वागत को तैयार है। यहाँ तमाम पर्यटक स्थलों पर खास तैयारियों के साथ ही सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम हैं। झीलों की नगरी नैनीताल से लेकर कैंची धाम, रामनगर कॉर्बेट से लेकर चमोली का औली तक हर जगह रौनक है, उत्साह है और खास इंतजाम है। बर्फ से लगदग चोटियां और खूबसूरत नज़ारे पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। जी, नए साल के आने की 2026 के आने पर निगम द्वारा भव्य तैयारी की जा चुकी है, जिसमें शीतकालीन क्रीड़ा केंद्र औली, जोशीमठ एवं जनपद चमोली के सभी आवास गृहों में लगभग ऑनलाइन बुकिंग पूर्ण हो चुकी है। नए साल के आगमन पर हमारे प्रबंध निदेशक महोदय एवं महाप्रबंधक पर्यटन महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले पर्यटकों के लिए गढ़वाली व्यंजन की विशेष व्यवस्था की जाए एवं नए साल के जश्न के लिए स्थानीय कलाकारों द्वारा भी स्थानीय जो भी कला हैं उनको प्रदर्शित किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहा में फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप के महिला और ओपन वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय शतरंज की दिग्गज खिलाड़ियों कोनेरू हम्पी और अर्जुन एरिगैसी को सोमवार को बधाई देते हुए उनके समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, दोहा में 2025 फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाली कोनेरू हम्पी को हार्दिक बधाई। खेल के प्रति उनका समर्पण सराहनीय है, उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं। वहीं पीएम मोदी ने कांस्य पदक जीतने वाले अर्जुन एरिगैसी के समर्पण की भी सराहना की। मोदी ने अपने संदेश में लिखा, दोहा में आयोजित फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के ओपन वर्ग में कांस्य पदक जीतने पर अर्जुन एरिगैसी पर गर्व है। उनका दृढ़ संकल्प सराहनीय है, उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।